स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग वैदिक काल को समाप्त कर चुके हैं। वैदिक काल में जो है उत्तर वैदिक काल को पढ़ रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में भी हमने सारे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद पढ़ा दिए हैं और पुराण वेदांग भी पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग आश्रम व्यवस्था को भी पढ़ा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं वो पीछे जाके हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे आज विवाह के बारे में कि विवाह कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से विवाह होते हैं। मनुस्मृति के अनुसार जो है 8 प्रकार का विवाह माना गया है। उसमें से 4 विवाह को जो है प्रशंसनीय माना गया है और 4 विवाह को निंदनीय माना गया है। जो है उसमें हम लोग देखेंगे जो है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, पैशाच विवाह, असुर विवाह। जो है पुराने समय में मनुस्मृति के अनुसार जो है वैदिक काल में विवाह कितने प्रकार से लोग कैसे कैसे विवाह करते थे और उनको जो है मनुस्मृति में लिखा गया है। उसी के आधार पर हम लोग जो है इसकी व्याख्या करेंगे और इसको समझेंगे। विवाह के प्रकार मनुस्मृति के अनुसार हम लोग जो है ये जो विवाह के बारे में जिक्र किया गया है या 8 विवाह का जो वर्णन किया गया है, व्याख्या किया गया है, वो किसके अनुसार है? मनुस्मृति के अनुसार। इसलिए उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में विवाह को 8 प्रकार का उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 प्रशंसनीय और 4 निंदनीय। मनुस्मृति के अनुसार जो है विवाह को 8 प्रकार का माना गया है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 4 प्रशंसनीय विवाह हैं और 4 निंदनीय। इसका क्या तात्पर्य है? जैसे कि 4 विवाह जो है अच्छे माने जाते हैं और 4 विवाह की जो प्रक्रिया है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, पाप माना जाता है या खराब माना जाता है, कह लीजिए। उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला है प्रथम ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है? कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में कह रहा है कि कन्या जब वयस्क हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसके माता पिता के द्वारा एक अच्छा सा वर खोजकर कन्या के साथ जो है विवाह कर देते हैं और इसको जो है अच्छा विवाह माना गया है। ब्रह्म विवाह जो है अच्छा विवाह है। दूसरा हम लोग देखेंगे दैव विवाह। दैव विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह। जो यज्ञ करने वाले पुरोहित होते हैं उनके साथ भी लोग जो है अपने कन्या का विवाह करते थे, उसको जो है दैव विवाह माना गया है। ये भी अच्छा विवाह है माना गया है। आर्ष विवाह कन्या के पिता को वर एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। कह रहा है कि आर्ष विवाह में कह रहा है कि कन्या के पिता को अर्थात लड़के के द्वारा जो है या वर पक्ष के द्वारा लड़की के पिता को एक जोड़ी गाय या बैल देना पड़ता था। लड़की के बदले में लड़के के जो पिता होते हैं या वर पक्ष के द्वारा जो है कन्या से शादी करने के बदले में एक जोड़ी गाय या एक जोड़ी बैल देना होता था। ये भी अच्छा है, विवाह माना गया है। चौथा विवाह है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना। कह रहा है कि प्रजापत्य विवाह जो है कन्या बिना जो है लड़की पक्ष से दहेज मांगे हुए और ना ही कन्या के बदले में उसकी कीमत मांगे गए किए बिना विवाह है। अगर देखा जाए बिना दहेज या बिना कन्या की कीमत की मांग किए हुए, मतलब कन्या के अपने वर पक्ष द्वारा जो है अपने घर पे रखने के बदले में उससे कोई कीमत नहीं ली जाती है कि लड़की को हम अपने घर पे रखेंगे, उसके बदले में हमें ये चाहिए, उपहार चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसी को कह रहा है कि बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना। ठीक है, ये चारों जो ऊपर के हैं वो लगभग अब तक जो है अच्छा विवाह माना गया है। हम देखेंगे 5वां गंधर्व विवाह।
माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप से विवाह, इसी को जो है आज के समय में हम लोग जो है इसको लव मैरिज कहते हैं। क्या कहते हैं? लव मैरिज। गंधर्व विवाह जो है एक तरह से लव मैरिज। माता पिता की इच्छा के बिना वर और कन्या का गुप्त रूप से विवाह, इसी को लव मैरिज कहते हैं आज की डेट में। छठवां है असुर विवाह। असुर विवाह क्या कहता है? कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय करना। अर्थात यहाँ पे कह रहा है कि कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में, किसके बदले में? बहुत सारा धन के बदले में कन्या का विक्रय। एक तरह से कन्या का विवाह को हम विक्रय ही कहेंगे कि अगर लड़की पक्ष के या कन्या पक्ष के पिता के द्वारा अगर धन लेकर जो है अगर शादी करे अपनी लड़की का किसी लड़के के पक्ष की तरफ, तो इसको क्या कहेंगे? विक्रय ही कहेंगे, ताकि लड़के पक्ष से जो है वर पक्ष से आप धन लेंगे और अपनी लड़की का शादी करेंगे, तो इस तरह क्या हुआ है? कन्या का विक्रय कर रहे हैं एक तरह से। तो उसी को कह रहा है कि कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय या कन्या का विवाह, तो एक तरह से आप अपनी लड़की को वो कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं। अगला देखेंगे राक्षस विवाह। ये भी गलत माना गया है, गंधर्व विवाह भी गलत माना गया है। राक्षस विवाह बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना। कह रहा है कि बलपूर्वक जबरदस्ती लड़की पक्ष से या कन्या पक्ष से लड़की को छीन कर लाकर जबरदस्ती विवाह करना, ये एक प्रकार का राक्षस विवाह माना गया है और इसको भी जो है अच्छा नहीं माना गया है। ये भी एक प्रकार से अच्छा विवाह नहीं माना जाता है। पैशाच विवाह। पैशाच विवाह का मतलब सोई हुई अवस्था अथवा विक्षिप्त अवस्था में कन्या के साथ विवाह करना। कह रहा है कि पैशाच विवाह कोई लड़की सो रही हो अथवा विक्षिप्त अवस्था या बेहोश अवस्था में हो और उसके साथ जो है उससे शादी कर लेना, इसी को पैशाच विवाह कहते हैं, जो कि ये भी एक तरह से सामाजिक रूप से जो है बहुत ही गलत विवाह है। तो 4 विवाह जो है लगभग अच्छा माना जाता है और 4 विवाह जो है अच्छा नहीं माना जाता है। उसी को ऊपर कह रहा है कि 4 कुल टोटल 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें 4 प्रशंसनीय विवाह है और 4 निंदनीय विवाह है। और ये 8 प्रकार के विवाह मनुस्मृति के अनुसार जो है माना गया है। और आपसे एग्जाम में जो है पूछ सकता है कि कुल कितने विवाह होते हैं। विवाह के प्रकार दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, ये आपको देकर भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा विवाह किस प्रकार का विवाह है। तो आपको जो है इसको याद रखना होगा। विवाह के प्रकार को हमने भी देखा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल का भौतिक विस्तार। हमने ऋग वैदिक काल में भी उसके भौतिक विस्तार का अध्ययन किए थे और हम लोग अब जो है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को तुलना करते हुए चलेंगे ताकि स्पष्ट रूप से समझ सके। जो भी स्टूडेंट हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारा पुराना वीडियो देख लें ताकि उनको पूरी अच्छी से समझ में आ जाए। अच्छा, आप लोग देखेंगे अब इसको उत्तर वैदिक काल का भौतिक विस्तार 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कह रहा है यहाँ पे कि पूर्व वैदिक काल का तात्पर्य जो है उत्तर वैदिक काल से है, पूर्व वैदिक काल का तात्पर्य जो है ऋग वैदिक काल से है। आप देखेंगे कि कह रहा है यहाँ पे एक हमने क्वेश्चन उठाया है कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजन क्यों। कह रहा है कि हमने एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया है कि पूर्व वैदिक काल का अर्थ है ऋग वैदिक काल से, मतलब ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का पूरा वैदिक काल का जो हमारा समय है उसको हम लोग इतिहासकारों ने 2 भागों में बांटा है। एक 1500 से 1000 ईसा पूर्व जिसको हम ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं और 1000 से 600 ईसा पूर्व का कार्यकाल जिसको हम उत्तर वैदिक काल के नाम से कहते हैं।
हम देखेंगे कि क्या जरूरत पड़ी इतिहासकारों को, क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने ऋग वैदिक काल को और उत्तर वैदिक काल को दो भागों में बांटा। उन्होंने उसको हम लोग स्पष्ट समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का विभाजन क्यों। यहाँ पे कहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि पक्षों में निरंतरता के साथ कुछ व्यापक परिवर्तन हुआ और यह परिवर्तन इतना व्यापक एवं मौलिक नहीं थे जिसे एक अलग काल अथवा सभ्यता माना जाए। कहने का तात्पर्य है कि इतिहासकारों ने जब ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के दोनों पक्षों को देखा तो उनको ऐसा लगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक पक्ष जितने भी उनके पहलू थे उनमें जो है एक व्यापक परिवर्तन था, लेकिन इतना भी व्यापक परिवर्तन नहीं था कि ऋग वैदिक काल को और उत्तर वैदिक काल को एक अलग अलग सभ्यता के रूप में माना जाए। इसलिए उन्होंने पूरे वैदिक काल के अंतर्गत ही जो है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को शामिल कर दिया, क्योंकि इतना व्यापक परिवर्तन नहीं था कि इनको दोनों को अलग अलग एक सभ्यता के रूप में माना जाए। इसीलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमने नोट करके कुछ लिखवाया है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से, कहाँ से? अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे का हल का साक्ष्य मिले हैं। अर्थात 1000 ईसा पूर्व के बाद लोहे का सीमित स्तर पर प्रयोग प्रारंभ हो गया था, किंतु ऋग वैदिक काल में लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिला। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहली बार जो है लोहे का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 1000 ईसा पूर्व की बात है। उसमें अतरंजी खेड़ा के पास जो है लोहे का हल, लोहे का बना एक हल का साक्ष्य मिला। इससे पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल का जब कार्य प्रारंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व, उस समय जो है लोहे का हल या लोहे का प्रयोग सीमित स्तर पर प्रयोग होना शुरू हुआ। और यही काल जब कहते हैं कि जब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का जो कार्यकाल रहा, और जैसे ही महाजनपद काल का प्रारंभ होता है 600 ईसा पूर्व के पास लोहे का भारी मात्रा में जो है प्रयोग होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एक अलग प्रकार का उदय होता है। महाजनपद काल को लोहे के इतना व्यापक प्रयोग होता है कि उसको द्वितीय नगरी क्रांति का संज्ञा दिया गया है। तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे विस्तार से, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लोहे का जो प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है वो है 1000 ईसा पूर्व से। आप इसको ध्यान रखेंगे कि 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा में, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले से लोहे का बना एक हल का साक्ष्य मिलने से पता चलता है कि सीमित मात्रा में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। और यहाँ साथ ही साथ कहता है कि ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में हमें लोहे का बिल्कुल कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जो भी हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं उनसे हमको कहीं भी लोहे का, या साहित्यिक स्रोत हैं जिससे हमें कहीं भी ऋग वैदिक काल में लोहे का प्रयोग नहीं मिलता है या कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। अब हम लोग स्रोत के रूप में देखेंगे, हम जो है इसको ऋग वैदिक काल में पूरा विस्तार से इसको पढ़ा चुके हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल है इसलिए थोड़ा थोड़ा इसमें भी हम जो इसको बताते चलेंगे तो आपका रिवीजन हो जाए। हम देखेंगे स्रोत के रूप में किन स्रोतों के आधार पे उत्तर वैदिक काल के लोगों के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में, उसको हम कैसे समझेंगे। पुरातात्विक स्रोत में हमने विस्तार से बताया है बोगाज कोई अभिलेख जो कि तुर्की में प्राप्त है, और ये 1400 ईसा पूर्व की बात है। ये जो अभिलेख है वो लगभग 1400 ईसा पूर्व में मिला है। इसको एशिया का माइनर अभिलेख भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य बोगाज कोई अभिलेख में हम जो है पूरा विस्तार से पढ़ाए हैं। जिनको भी विस्तार से बोगाज कोई अभिलेख के बारे में जानना है वो हमारा ऋग वैदिक काल का पुराना वीडियो आप देखेंगे, उसमें पूरा विस्तार से हमने समझाया है। लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं, आपको हिंट देते हैं कि बोगाज कोई अभिलेख जो है तुर्की में 1400 ईसा पूर्व में
का जो अभिलेख है, उस अभिलेख में जो छोटी सी कहानी है, हित्ती और मित्तनी नामक दो जनजाति कबीलाई लोग रहा करते थे और वो आपस में हमेशा युद्ध किया करते थे और लड़ते रहते थे। तो ये जो बोगाज कोई अभिलेख है, उसी के से हमको एक साक्ष्य के रूप में मिला कि जब ये हित्ती और मित्तनी नामक दो कबीलाई जनजाति थे, वो आपस में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य नामक 4 देवताओं का जो है जिक्र आया है बोगाज कोई अभिलेख में, और उन्हीं चारों देवताओं का वो शपथ लेते हैं कि हम आपस में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। तो बोगाज कोई अभिलेख के बारे में उसमें विस्तार से दिया हुआ है, हम पढ़ाए हैं, अब पढ़ लेंगे उसको। कस्सी का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख है, ये ईरान में 1600 ईसा पूर्व 1600 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है, कस्सी का अभिलेख ईरान में। इसमें इसी अभिलेख से हमको पता चलता है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, इसी अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत के बारे में हमने साहित्यिक स्रोत में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इसको जो है ऋग वैदिक काल में हमने पूरा का पूरा विस्तार से वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को विस्तार से समझाया है। जो है आप जो है उसको, अगर जो भी स्टूडेंट पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, आप विस्तार से देख के उसको पढ़ सकते हैं। इसके आगे हम लोग जो है भौतिक विस्तार का थोड़ा सा और पहलू देखेंगे। हाँ, उत्तर वैदिक काल का भौतिक विस्तार में हम लोग देखेंगे कि अब तुलना करके देखेंगे कि ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में भौतिक विस्तार कहाँ तक था, आर्यों का विस्तार कहाँ तक था, और उत्तर वैदिक काल आते आते जो है आर्यों का विस्तार कहाँ तक हो गया, उसको हम समझेंगे। हम एक छोटा सा डायग्राम बनाए हैं जिसको आप आसानी से समझ सकें। यहाँ पर हम देखेंगे, हमने इसको ऋग वैदिक काल में भी विस्तार से समझाया है, फिर भी हम उसको दोबारा थोड़ा सा तुलना कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। अगर ऋग वैदिक काल की बात किया जाए, उस समय तो जो आर्यों का विस्तार था उसको उत्तर में तुर्कमेनिस्तान से लेके दक्षिण में अरावली पर्वत तक, और जो है पूर्व में पश्चिमी हिमालय से लेके अफगानिस्तान तक, इसको आप समझिए। अगर भारत के नक्शा, अगर इसको हम भारत का नक्शा माने, अगर मैप माने, तो लगभग जो है आर्यों का विस्तार सिंधु घाट, सिंधु नदी के आसपास तक फैला हुआ था। यानी कि पश्चिमी हिमालय और उत्तर में तुर्कमेनिस्तान से दक्षिण में अरावली पर्वत, और जो है पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व में पश्चिमी हिमालय तक। लेकिन वही अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें कि इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो उत्तर में तुर्कमेनिस्तान से लेके दक्षिण में जो है विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी तक, जो कि यहाँ पे अरावली पर्वत तक ही विस्तार हुआ था। लेकिन जो है आर्यों का विस्तार उत्तर वैदिक काल आते आते जो है इन्होंने विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों तक जो है इनका विस्तार हो गया। अगर वही अफगानिस्तान से देखें तो जहाँ पर ये पूर्वी हिमालय गंडक नदी की बात करता है, वहीं पे ये है पश्चिमी हिमालय, हिमालय के केवल पश्चिमी छोर तक ही सीमित थे ऋग वैदिक काल में। लेकिन यहीं उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो पूरा का पूरा पूर्वी हिमालय तक, अगर इसे भारत का मैप के आधार पर अगर समझा जाए तो लगभग जो है पूरा सिंधु घाट, सिंधु नदी से लेके पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक या पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक पूरा फैला हुआ था। तो आर्यों का विस्तार लगभग कहने का सीधा तात्पर्य है कि ऋग वैदिक काल में इनका जो विस्तार था उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इन्होंने अपना जो है उत्तर वैदिक काल में आते आते इन्होंने अपना व्यापक विस्तार कर लिया, जिसको हमने आपको बता दिया है। नोट करके हमने लिखाया है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। ऋग वैदिक कालीन आर्यों का विस्तार सप्त संधव प्रदेश, 7 नदियों का क्षेत्र और ब्रह्मवर्त प्रदेश, अरावली का क्षेत्र तक था। वही कह रहा है जिसको हमने अभी बताया है नक्शे के माध्यम से कि ऋग वैदिक कालीन जो आर्यों का विस्तार था सप्त संधव प्रदेश, 7 नदियों का क्षेत्र, 7 नदियों का क्षेत्र वही हमारा सिंधु, झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी के आसपास की बात कर रहा है कि यहाँ तक फैला हुआ था। और ब्रह्मवर्त प्रदेश जो अरावली का क्षेत्र होता है उसको जो है ब्रह्मवर्त प्रदेश के नाम से जानते हैं। वही कह रहा है कि जब उत्तर वैदिक कालीन जो समय आता है तब क्या होता है, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का विस्तार पूर्व में अफगानिस्तान
पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व नहीं होगा, सॉरी, पश्चिम में अफगानिस्तान होगा ये। पश्चिम में अफगानिस्तान से लेके समस्त उत्तर प्रदेश गंडक नदी तक, वही कह रहा है कि पश्चिम में अफगानिस्तान से लेके जो समस्त उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, और यहाँ तक कहेंगे कि बिहार के क्षेत्र तक जो है कवर किया था, और उत्तर में तुर्कमेनिस्तान से लेके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, जो कि यहाँ पे दक्षिण में केवल अरावली पर्वत तक ही ये लोग सीमित थे ऋग वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल आते आते जो है विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी के पास जो है फैल गए। और कह रहा है कि ब्रह्मस्थी प्रदेश का तात्पर्य है गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना का दोआब का तात्पर्य होता है कि गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। तो उसी को गंगा यमुना के दोआब तक से लेके मध्य देश हिमालय और विंध्याचल पर्वत तक फैला हुआ था। मध्य देश का तात्पर्य है हिमालय और विंध्याचल पर्वत तक फैला हुआ था। तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि ऋग वैदिक काल में इनका जो विस्तार था उसका कहीं ज़्यादा व्यापक इन्होंने जो है उत्तर वैदिक काल में आते आते इन्होंने अपना जो है व्यापक क्षेत्र में विस्तार कर लिया। अपना जो विस्तार को बढ़ाते गए और जो है काफ़ी जो है विंध्याचल पर्वत तक, नर्मदा नदी तक आ गए, और पूर्व में जो है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश से लेते हुए बिहार तक को इन्होंने जो है कवर कर लिया।